Hello everyone, I am Ankur Tiwari. Welcome to our channel, KSB Maths. Let's begin our lecture with a question. What is a sequence? Sequence क्या होता है? अगर आप अपने नेचर में देखो तो बहुत से ऐसे प्रोग्रेशंस हैं जो कुछ पैटर्न्स को लिए रहते हैं। तो इसका एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो कि एक जनरल फॉर्मूले n+1 से हम डिनोट किए रहते हैं। प्रोग्रेशंस क्या होता है? प्रोग्रेशंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ जो फॉरवर्ड हो रही है यानी कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज जा रही है, वो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, लेकिन वो एक प्रोग्रेस कर रही है। हम अपने नेचर में देखते हैं बहुत से ऐसे प्रोग्रेशंस होते हैं यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ पैटर्न्स को लिए रहती हैं, उनको हम सीक्वेंस कहते हैं। बेसिक जो हमें सीक्वेंस के बारे में पता है, उसके टाइप्स के बारे में पता है, वो ये पता है कि दो तरह के होते हैं, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक में हम देखते हैं कि हर एक न्यू नंबर बाय एडिंग डी टू द प्रीवियस हम उसको जनरेट करते हैं, और ज्योमेट्रिक में हम ये देखते हैं कि हर एक नया नंबर दूसरे प्रीवियस नंबर को आर मल्टीप्लाई करके आता है। दोनों में एक पैटर्न है कि डी ऐड हो रहा है और आर मल्टीप्लाई हो रहा है। नेचर में भी ऐसे बहुत से हमारे पैटर्न्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, स्पाइडर वेब हो या मोर के पंख हो, सब में एक पैटर्न होता है। नेचर में जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा वाइड जो हम देखते हैं, जो सबसे फेमस पैटर्न हम देखते हैं, वो ये होता है। इस पैटर्न की खासियत ये है कि हर एक हम प्रीवियस दो नंबर को ऐड करें तो एक नया नंबर जनरेट होगा जो कि प्रीवियस दो नंबर के सम के बराबर होगा। 3 + 2 = 5। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि 5 + 8 = 13 होता है। इसी तरह 13 + 8 हम अगर करेंगे तो अगला नया वैल्यू आएगी। इसको हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। बहुत फेमस सीक्वेंस है सनफ्लावर्स में, और आप नेचर में इसको बहुत ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं इस सीक्वेंस को। तो एक बेस्ट एग्जांपल हो गया ये हमारा। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/n एक हमारा ये हमारा एक रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये हमारा एक रोस्टर फॉर्म है जिसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं हम सीधे सीधे, और यहाँ हम उसको एक जनरल फॉर्मूले की वे में लिखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू जो है वो धीमे 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 कम होती जा रही है। 1, 0.5, 0.33, 0.25, धीमे 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 वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। अगर हम देखें तो इसको हम एक लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसकी लिमिट जो है वो 0 हो। उसी तरह अगर हम देखें, एक और एग्जांपल हो सकता है अपना, वो है ये एक जनरल फॉर्म है, जिसको हम देखें तो इसको भी हम लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसकी लिमिट की वैल्यू जो 0 हो। दोनों ही 0 की ओर टेंड कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, वैल्यू डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो हमें 0 मिलेगी वैल्यू। दोनों ही सेम आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनकी लिमिट अलग होती है। लिमिट कुछ भी हो सकती है। सीक्वेंस बहुत ही इनफिनाइट होता है, उसकी हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जाके ये रुकेगा। सीक्वेंस का हमने अभी ये बेसिक डेफिनेशन देखी, लेकिन सीक्वेंस को हम एक फंक्शन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। मैं हाईलाइट कर दूं अगर अपने नोट्स को, तो इस तरह से आप इसको थोड़ा नोटिस करिए, थोड़ा पढ़िए। इसी चीज़ को मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ, मैं बताता हूँ। सीक्वेंस एक क्या होता है, एक फंक्शन की तरह होता है, जिससे ऊपर हमने n+1 देखा था। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में हम इनपुट डालते हैं, फॉर दैट देर इज एन आउटपुट। यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, इसमें हम 1/n, n, यहाँ पे अगर हम इनपुट डालें 1 2 3 4, इसके लिए हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली हम यहाँ एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ हम जितने भी इनपुट डाल रहे हैं वो एक नेचुरल सेट में आ रहा है, और यहाँ पे जितने भी आउटपुट आ रहे हैं वो एक रियल सेट में आ रहा है। ये हमारा एक सीक्वेंस को देखने का तरीका हो सकता है।
यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ मैपिंग जो होती है, जैसे यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, वो n से r के बीच में मैपिंग होती है। हम जितनी वैल्यूज डालते हैं वो ट्राई करते हैं कि नेचुरल नंबर पे डालें, ट्राई क्या करते हैं नेचुरल नंबर में ही आता है वो। और जो उसका आउटपुट होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शंस हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डेसिमल्स हो सकते हैं। सो दैट इज समथिंग वी कैन कॉल अ पैटर्न। यहाँ एक पैटर्न हमें दिख रहा है। अगर हम देखें, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं फिर से, जो कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, सीक्वेंस क्या होता है पता चल गया हमें। लिमिट को लेके चलते हैं। लिमिट हमारा अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह से कर सकते हैं, देयर इज समथिंग, सीक्वेंस को अगर हम एक्शन की तरह डिनोट कर रहे हैं तो लिमिट हम कह सकते हैं कि किसी नंबर की ओर जब वो जाए, जब वो सीक्वेंस किसी नंबर की ओर कन्वर्ज करे, तो उस नंबर को हम कहते हैं लिमिट, उस सीक्वेंस की, यानी लिमिट ऑफ एक्शन। एक्शन को हमने सीक्वेंस के लिए डिनोट किया। अगर हमें इसको दिखाना है, अगर हम कहना चाहते हैं कि यार ये सीक्वेंस जो है वो किसी नंबर की ओर जा तो रहा है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसका एक तरीका होता है। उस तरीके को हम इस तरीके, ये हमारा तरीका है कि हम पहले एक नंबर एज्यूम करते हैं, e ग्रेटर देन 0। जब भी आप e ग्रेटर देन 0 सोचो तो आप ये ना सोचना कि बहुत बड़ा नंबर सोच रहे हो, आप एकदम बहुत मिनिमम नंबर सोचना, क्योंकि e का जो यूज होता है वो हमेशा एक छोटे नंबर को यूज करने में होता है। ग्रीक्स जो होते थे इसी जो e को यूज करते थे, वो छोटे छोटे पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करने में, 0.1, 0.2, 0.5, इस तरह से। उस छोटे से पॉजिटिव नंबर के लिए कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा जो k होगा। अब उस k से जितनी भी हम बड़ी वैल्यूज लेंगे, उसके लिए जो हमारा जो सीक्वेंस होना चाहिए वो इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देयर इज एन के ई ग्रेटर देन 0। ये जो सिंबल मैंने यूज किया है यहाँ पे, इसको फॉर ऑल कहते हैं, सबके लिए फॉर ऑल। फॉर ऑल ई ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट के, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट क्या होता है, यानी देयर एग्जिस्ट की जगह ई को यूज किया जाता है। देयर एग्जिस्ट के जो ई पे डिपेंड करता है। फॉर दैट, अगर हम इस वैल्यू से जितनी भी वैल्यू लें, जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यू लें, वो सारी वैल्यूज से हमारा जो सीक्वेंस में वैल्यूज ऑब्टेन हो रही हैं, यानी कि हम पता है हमें सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, तो उसमें जितनी भी एन वैल्यू डालते रहते हैं उससे एक हमारा सीक्वेंस जनरेट होता है। तो अगर हम के वैल्यू एक ले लिया है, मैंने के वैल्यू ले ली है, उससे हम एन वैल्यूज ले रहे हैं, हमने कोई के वैल्यू ले ली है, उससे हम कोई भी एन वैल्यू ले रहे हैं, है ना, कोई भी आगे की एन वैल्यूज हम सारी एन वैल्यूज ले रहे हैं। उस सारी एन वैल्यूज से जो हमारा फंक्शन में डालने के बाद जो सीक्वेंस जनरेट होगा, वो एक चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो ये चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए कि उस सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं उसकी एलिमेंट्स जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमारा ई से छोटी होनी चाहिए, हमेशा हमारी ई से छोटी होनी चाहिए। सो इस चीज को हम एक ग्राफिकल वे में भी समझ सकते हैं, जहाँ पे हमारा ये ई है। अच्छा, मैं आपको इसी चीज को ग्राफ में ही दिखा देता हूँ। लेट मी शो इट ऑन यू ऑन द ग्राफ। यहाँ पे s इजल टू 1/n मैंने ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, 1/n। एक हमने एग्जांपल ले लिया आपके लिए, ठीक है। हम ऐसे इसको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये पहले ही से हमें दिख रहा है कि ये यार ये टेंड कर रहा है जीरो की ओर। अगर आप देखो यहाँ जीरो है, टेंड कर रहा है। अब हमने क्या लिया, हमने जैसे कि हमारी डेफिनेशन थी कि यदि हम e इजल टू जीरो एक पॉजिटिव नंबर लें, इजल टू जीरो एक पॉजिटिव नंबर लें, तो मैं y एक्सिस पे कोई एक पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ। आप बताओ कौन सा लूँ? 0.5 ले लेता हूँ, चलो मैं ही बता देता हूँ। मैंने 0.5 ले लिया, ठीक। अब मैंने 0.5 एक, ये ई है ना। इस 0.5 के लिए कोई ना कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एक्स एक्सिस पे, जिसके लिए जिसके लिए जिसके आगे जितने भी नंबर होंगे, अगर वो लिए जाएं, तो वो आ, उसके जिसके आगे की यानी कि हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिसके लिए जो हमारे जो लाइन होगी ना, लाइन ही वाली, कि इससे छोटी होगी, इससे अंदर होगी। मैं क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि एक्स एन माइनस एक्स, एरो को देखो, एक्स एन माइनस एक्स ई से छोटा होना चाहिए। ये ई है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ई है ना, ई, ई से हमेशा छोटा होना चाहिए।
यानी कि ये लाइन ई के नीचे होनी चाहिए। अगर आप देखो मैं 1 ले लूँ अगर यहाँ पे, तो यार 2 एक ऐसा नंबर है जो जिसके लिए जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है वो तो ई पे ही आ जा रही है। या ये यहाँ पे देखो बीच की अगर मैं वैल्यू लूँ, ये जैसे ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं देखूँ, मैं अगर ये देखूँ, ये जितनी वैल्यू इतने में जितनी भी रेंज में आ जाएगी वैल्यू, वहाँ तो कुछ ऐसी वैल्यूज भी है ना जो जिसके लिए जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है वो बड़ी है, ई से ऊपर हो जा रही है। क्यों ना मैं 2 ले लूँ, मैं डायरेक्ट 2 क्यों ना ले लूँ। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इस k की वैल्यू से, इस k की वैल्यू से आगे की जितनी भी वैल्यू है उसके लिए जो ये ग्राफ है वो ई से नीचे है, वो जो ग्राफ है वो ई से नीचे है। तो हमने यहाँ ये शो करवा दिया कि अगर हम किसी किसी भी किसी भी हमने कोई भी ई वैल्यू ली, उसके हिसाब से हमने, अगर हम के वैल्यू लेते हैं, ऐसी कोई के वैल्यू ढूंढ लेते हैं जिसके आगे के जितने भी नंबर हैं उनसे जो हमारा एक्शन ऑब्टेन हो रहा है वो ई से छोटा है, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कन्वर्ज कर रहा है। और कितनी अच्छी डिफिनेशन आप देखो, ये इस डेफिनेशन से एक चीज पता चलती है कि अगर हम कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ लें, यानी मान लो यार ये जो है ये 2, ये 5 ही होता, 5 ही होता, या कोई भी 6, कोई भी कुछ भी होता, कोई वैल्यू होती, तो वहां से आगे के जितने नंबर हैं उससे हम ये दिखा देते हैं कि वो ई से छोटा हो रहा है, ई से छोटा हो रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। हम कन्वर्स, ये देखो ना, जब भी आप ये डिफिनेशन ये चीज प्रूव करा दोगे तो एक ऐसा ग्राफ दिख जाएगा हमें कि ई से छोटा होता जा रहा है, ई से छोटा होता, ई से छोटा होता जा रहा है, यानी कि कन्वर्स करेगा वो जाके। तो यही चीज उस डेफिनेशन में थी जो मैं आपको दिखा रहा था कि हम कोई ई डिस्टेंस लेते हैं, ई हमेशा माइनस ई, यानी कि 0.5 और माइनस 0.5 के बीच में हो सकती है, यानी कि ई और यहाँ पे भी नीचे भी, है ना, ये पूरी डिस्टेंस हमारी इस डिस्टेंस के अंदर ही आना चाहिए। जब इस डिस्टेंस के अंदर वैल्यू आएगी, यानी कि इस हरी वाली लाइन से नीचे आएगी वैल्यू, तो हम कहेंगे कि होगा। तो हमने क्या किया, ये के मान लिया, और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के हमने देखा कि जितनी भी एन ग्रेटर देन के वैल्यू हम ले रहे हैं उसके लिए जो हमारा ग्राफ है वो हमेशा हरी वाली लाइन से नीचे आ रहा है, हरी वाली लाइन यानी कि ई। तो ये कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है ना। और अगर हम देखें यहाँ पे एक्शन क्या है, एक्शन हमारा ये है, हमारा एक्स लिमिट है, और दोनों को जब हम माइनस कर रहे हैं यानी कि उनकी डिस्टेंस देख रहे हैं तो हमेशा वो क्या हो रही है, यहाँ सिंबल गलत हो गया, सॉरी, वो हमेशा यहाँ ग्रेटर होती है इससे, ये सिंबल गलत हो गया। तो मतलब हम सेटिस्फाई कर देते हैं कंडीशन को। नोटेशन अगर देखो लिमिट का ये होता है नोटेशन। तो यहाँ हमने लिमिट के बारे में समझ लिया, लिमिट होती क्या है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी है, हम इसी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप देखो तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने लिया फॉर ई ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट के इन एन सच दैट अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बिगिन कैसे करना है। क्वेश्चन को बिगिन करना है कुछ इस तरह से कि हमने क्या किया, क्वेश्चन बिगिन इस तरह से करना है, 1/n है, ठीक है, इसको पहले इस तरीके से लिख लो आप, ये इस तरीके से जो हमने कंडीशन पीछे पढ़ी थी ना, उस कंडीशन से हमने लिख लिया इसको। अब जब आपने इसको इस तरीके से लिख लिया तो आप जानते हो n एक पॉजिटिव नंबर है, तो कुल मिला के ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस की जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दो आप, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख लिया। अब अगर ये कंडीशन हम ले आए कि 1/n लेस देन ई, तो हम ये प्रूफ कर लेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। सो हमने के मान लिया, के इन एन सच दैट व्हाट, सच दैट मान लो कि, मान लिया कि जो के है वो हमारा ग्रेटर देन है 1/e से। जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाता है ना, रिवर्स कर दिया हमने, इन्वर्स कर दिया इसको तो ये सिंबल चेंज हो गया ये। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि हमें फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के लेना होता है, जैसे कि हमने ग्राफ में भी देखा, फॉर एन ग्रेटर देन के अगर हम करेंगे फिर हम यहाँ फिर से इन्वर्स करेंगे, यानी कि इन्वर्स मतलब 1/n 1/k कर देंगे तो सिंबल चेंज हो जाता है। देखो सिंबल चेंज हुआ, जैसे कि यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया था वैसे यहाँ पे भी सिंबल चेंज हो गया। तो हम देखते हैं 1/n से बड़ा क्या है, 1/k है, 1/k से बड़ा क्या है, यहाँ पे e आ गया।
तो हम अल्टीमेटली यहाँ क्या देख लिए कि हमारी कंडीशन आ गई कि 1/n जो है वो छोटा है ई से। क्योंकि ये कंडीशन आ गई तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि ये हमने प्रूव कर दिया ये, क्योंकि यही ये एक तरह सा सिंप्लीफाइड फॉर्म था इसका, क्योंकि हमने यहाँ सिंप्लीफाई करके लाए थे, तो इसको प्रूव करने से ये प्रूव हो गया है ना। इसके लिए हम जब ये हमारा प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं कि यार ये हमारा जो सीक्वेंस है वो जीरो की ओर टेंड कर रहा है। तो ये हमारा एक बेसिक का तरीका होता है सॉल्व करने का। आप नीचे वाले क्वेश्चन ये दिया है, इसको आप खुद एक बार ट्राई करो, जिसकी लिमिट ये है आप ट्राई करो कि क्या जीरो की लिमिट है या नहीं। हिंट ये है कि इसमें आपका यही काम आएगा, ऊपर वाली भी काम आएगी, 1/n वाली वैल्यू काम आएगी। कैसे काम आएगी आपको एक चीज मैं दिखा देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ कि हमेशा जो 1/n² प्लस 1 होता है ना, वो हमेशा लेस देन होता है 1/n से, या हम कह सकते हैं 1/n² से कम होता है, और 1/n² हमेशा 1/n से कम होता है। ये एक चीज हमारी बेसिक वैल्यू है, क्योंकि आप अगर पूछोगे ये क्यों होता है तो n² ऑलवेज ग्रेटर देन n, तो जब उसका इन्वर्स करते हैं सिंबल फिर से रिवर्स हो जाता है, ठीक है, इनक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। सो दिस इज आवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत की है मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।